गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 9.2 चल रही है। इसके बाकी के क्वेश्चन को आपने इसके पहले की वीडियो में आप सॉल्व किए हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक यानी 9.2 का चैप्टर आज आपका समाप्त है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं और प्रयास करते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यही आपसे कह रहा है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का इसका यही एक तरीका है। पहले इसमें देखिए क्या दे रहा है। बिंदु आपका दे रहा है 0,2, कोण दे रहा है 2π/3। पहले बिंदु लिख लीजिए, किस बिंदु से जा रहा है? एक बिंदु ये जा रहा है जो x अक्ष की दिशा से है। चलिए पहले हम यहाँ लिखते हैं थीटा। थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 2π/3। ये हो गया, ये थीटा हो गया। अब इसमें चतुर्थांश बना लीजिए। चतुर्थांश ये आपका हो गया। ये इस चतुर्थांश में कह रहा है 0,0 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2π का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर y अक्ष, y अक्ष कौन सा है? y अक्ष ये है। y अक्ष इसको भी बोलते हैं, ये प्लस की दिशा है, ये ऋण की दिशा है, ये और ये हो गया। अब इसके बाद फिर कह रहा है 2 इकाई नीचे, यानी y अक्ष पे 2 इकाई जब नीचे चलेंगे तो माइनस में होगा। बेसिक सी बात है। मान लीजिए 1 इकाई और 2 इकाई। तो अगर यहाँ हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ इसका बिंदु क्या होगा, y अक्ष पे 2 इकाई नीचे चलते हैं तो इसका बिंदु क्या होगा? आप बताएंगे 0,-2। इसका बिंदु पहला, दूसरा, दूसरे इकाई 2 इकाई कह रहा है। देखिए यहाँ दिया गया है नीचे 2 इकाई। नीचे क्या होता है? नीचे तो y ही होता है। तो 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब एक बिंदु आपको ये मिल गया। अगर इसी को आपको कहा होता y अक्ष की धन की दिशा में यानी ऊपर की दिशा में, तो वह बिंदु आप यहाँ 1, 2 यहाँ मान सकते थे, लेकिन यहाँ तो नीचे की बात किया है तो यहाँ नीचे लिख दिया गया। अब एक बिंदु और ये थीटा से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होगा? तो आप इस फार्मूले को हमें लगता है कई बार आप रिपीट कर चुके हैं, आपको आ भी रहा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। सिंपल सी भाषा में यहाँ लिखेंगे यम बराबर आपका क्या होता है? tan थीटा, ये होता है। अब यहाँ आप लिखेंगे यम बराबर, यहाँ लिखेंगे tan, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है? 2π/3, ये हो गया। अब इसको हमको तोड़ना है। जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? यम बराबर tan, क्या लिखेंगे? पाई माइनस कितना लिखेंगे? π/3। ये अब देखिए जब हमने इसको 2π/3 को हमने पाई माइनस π/3 लिखा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसका गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा, माइनस पाई होगा, घटाएंगे 2π/3 आएगा। यानी जो ऊपर लिखा गया वही नीचे लिखा गया। आप थोड़ा सा ये बताएंगे tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? आप जानते हैं माइनस tan थीटा होता है, यही तो होता है फार्मूला। 180 का मतलब क्या हो गया? आप बताएंगे 180 का पाई का मतलब 180 हो गया। यहाँ माइनस 180 बटा कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो इसको काटेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ लिखते हैं यम, यहाँ लिखेंगे माइनस tan π/, कितना लिखेंगे? 3, ये हो गया। अब यहाँ से पुनः लिखेंगे यम बराबर माइनस tan 180 बटे क्या लिखेंगे? 3 माइनस tan, इसको काट दीजिए, क्या लिखेंगे? tan 60। tan 60 अंश का मान कितना होता है? आप बताएंगे tan 60 अंश का मान माइनस tan 60 अंश का मान √3 होता है। ये माइनस यहाँ से लग गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ आ गई है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलिए, ये तो आपका यम का मान निकल गया। क्या कह रहा है? यम का मान निकल गया, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आपको यम की वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई तो ये y अक्ष पे जो बिंदु नीचे की तरफ दे रहा है इस बिंदु को ले लीजिए। अब इस बिंदु को लेंगे, लिखेंगे यम का मान इतना हो गया, लिखेंगे बिंदु 0,-2 से होकर
जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, जरा उस फार्मूले को आप चर्चा करेंगे। फार्मूला आपका क्या होता है, आप बताएंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यही होता है। अब यहाँ y को ऐसे लिखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे y1 की वैल्यू -2 है, यही तो है, -2 लिखेंगे। अब जब यहाँ -2 लिखेंगे, चलो ठीक है -2 लिखते हैं, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, √3 बताएंगे। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, आप बताइए, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, यानी x1 0 है, y1 -2 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 0। अब यहाँ से ये ऋण और ये ऋण, y प्लस कितना हो गया 2 इक्वल टू माइनस रूट में 3 हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे x, y प्लस 2 इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -x√3। अब इसको आप उठा लाएंगे इधर, यहाँ क्या लिखेंगे x√3 प्लस y प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। ये आपका रेखा का समीकरण एक आपको ये प्राप्त हो गया। इस बिंदु और इस प्रवणता यानी ढाल से आपको एक रेखा का समीकरण ये प्राप्त हो गया। लेकिन अभी एक और कह रहा है, वह क्या है, आपका कह रहा है 0,2 से भी 0,2 यानी ये y अक्ष की ऊपर की दिशा 0,2 को अगर दर्शाना होगा तो आप यहाँ लिखेंगे 0,2, यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब इससे भी रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, जिस तरह से आपने यहाँ ज्ञात किया उसी तरह से इसको भी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, आपको सारी चीजें पता है। यम बराबर आपने निकाला है √3, बिंदु आपकी क्या है, बिंदु आप लिखेंगे बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, आप 2 लिखेंगे, m की वैल्यू कितनी है -√3 है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे x1 की वैल्यू 0 है, तो y माइनस 2 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे -x√3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। अब इस समीकरण में हमने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ लिखेंगे क्या, इसको इधर लाएंगे x√3 प्लस y माइनस 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, यानी ये आंसर ये हो गया, ये वाले से इस वाले बिंदु से और इस यम से और इस वाले बिंदु से इस यम से, दोनों समीकरण आपके हो गए। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप एक बार पुनः रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये दिखाइए, पहले आप चतुर्थांश बनाएंगे, चतुर्थांश से मूल बिंदु कोई रेखा है उस पर लंब डाला गया है, तो चलिए हम एक चतुर्थांश बनाते हैं। ये बना दिया हमने आपके लिए चतुर्थांश, ये हो गया। अब आपको इस पे एक रेखा खींची गई, ये हो गई, रेखा हो गई। कह रहा मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए, अब ये मूल बिंदु आपका क्या होता है 0,0 हो गया। अब ये हमने एक रेखा खींच दिया, ये रेखा हो गया। कह रहा मूल बिंदु से किसी रेखा पे, ये जो रेखा खींचे हैं इसी रेखा की बात कर रहा है, इस रेखा पे हम ऐसे लंब डाल देते हैं। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जहां मिलता है इसका निर्देशांक क्या है -2,9 है, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, कह रहा है एक रेखा है जो मूल बिंदु से उस रेखा पे लंब है, तो ये रेखा आपकी ये है, मूल बिंदु से लंब ये है, जहां लंब बढ़ रहा है उसका बिंदु -2,9 है, तो देखिए -2,9 लिखा गया। अब कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप यहीं से थोड़ा ये बताएंगे, अगर हम x अक्ष की दिशा में चलते हैं, x अक्ष का निर्देशांक पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे, और y अक्ष का निर्देशांक क्या बताएंगे, इसको जरा आप बताइए। थोड़ा सा बताने का मतलब ये है, आप इसको बताएंगे कितना आएगा इसमें,
x अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष का निर्देशांक। अब दोनों को निर्देशांक की बात आपको कर रहा है। अगर यहाँ आते हैं इसकी निर्देशांक की बात करते हैं तो यहाँ आप लिखेंगे x, 0 और इसकी निर्देशांक की बात करते हैं तो 0, y। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपसे कह रहा है इतने पर डाले गए लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए, हमने तो ये तो आपको बेसिक जानकारी दिया, अब ये बताइए इससे और इससे इसकी ढाल क्या निकलेगी। ढाल 0, 0 और -2, 9 से रेखा का ढाल, रेखा का ढाल क्या होगा आप इसको बताएं। अब देखिए रेखा का ढाल आप जानते हैं यम बराबर, जब दो बिंदु दिया गया हो, जब दो बिंदु दिए गए हैं उसका ढाल क्या होता है, आप लिखते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं यम बराबर y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1, ये तो आप बिंदु से आप समझ रहे हैं, इसको कहेंगे x1 y1 x2 y2। अब y2 की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 9 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0 बताएंगे, x2 की वैल्यू कितनी बताएंगे -2 बताएंगे, और x1 की वैल्यू कितना बताएंगे 0। तो यहाँ आपको प्राप्त हुआ -9/2। ये तो हो गया आपका किसका, ढाल। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, लंब रेखा का पूछ रहा है। लंब रेखा का मतलब लंबवत, लंबवत क्या होगा, लंबवत के लिए, अब लंबवत के लिए कैपिटल एम का उपयोग करेंगे, यम बराबर लिखेंगे -1/m, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर -1/, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है माइनस, ये दी गई है, इस वैल्यू की यम की वैल्यू दी गई है -9/2। अब लंबवत की बात किया है इसीलिए लंबवत के लिए -1/m का उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर, ये माइनस आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/9, यानी लंबवत में यम की वैल्यू कितनी आ गई आप बताएंगे 2/9 आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, कौन सी रेखा है आपकी, रेखा है आपकी जो है उसी से आपका समीकरण निकाल लीजिए। समीकरण किससे निकालेंगे, इसी से, ये जो आपकी वैल्यू दी गई है इसी वैल्यू से। अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -2, 9 से रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा, अब इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, रेखा का समीकरण y - y1 = m x - x1। चलिए यहाँ चलते हैं, ये रेखा का समीकरण है। अब यहाँ ये जो स्मॉल m लिखे हैं तो आप सोचते होंगे ये मान रखेंगे, नहीं, यहाँ आप जब लंबवत की बात किया है तो आपने लंबवत m को कैपिटल M से व्यक्त किए हैं, यहाँ आप क्या लिखेंगे कैपिटल M लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे y की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू, अब बताएंगे y1 9 है, 9 लिखेंगे। m की वैल्यू आपने कितना निकाला है 2/9 निकाले हैं, 2/9 लिख लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, अब बताएंगे -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लीजिए, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9y -9 9 कितना हो जाएगा 81, और इस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2a होगा, फिर इस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x प्लस कितना हो गया 4। अब यहाँ कितना लिखेंगे 2x, ये हो गया, इसको इधर ले जाएंगे -9y हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 4, इसको लाएंगे इधर 81 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, कितना लिखेंगे 81 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 2x - 9y, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 85 प्राप्त होगा। यही आपका रेखा हो गया, यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में, जो पूछा था वही आपको आंसर प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका रेखा का समीकरण, कुछ नहीं करना था। कह रहा था एक बिंदु है जो मध्य बिंदु है, क्वेश्चन पुनः पढ़ देते हैं। कह रहा मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया, मूल बिंदु आपका ये हो गया, हमने आपको मिटा दिया यहाँ से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु से डाले गए लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यही मिलता है मूल बिंदु, ये रेखा था
और मूल बिंदु से इस पे लंब डाला गया, जो लंब डाला गया वह बिंदु आपका क्या था, -2,9 था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मूल बिंदु और जो मध्य बिंदु दिया गया था, मूल बिंदु मध्य बिंदु से हमने ढाल निकाल लिया यम, यम निकाला -9/2 आ गया। फिर लंबवत के लिए होता है फार्मूला, कैपिटल एम को व्यक्त करते हैं -1/m, तो यम बराबर 1 ये होता है -9/2 लिखा गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 ऊपर नीचे था तो ये सबसे ऊपर हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। और फिर मध्य बिंदु, और जब मध्य बिंदु आपको प्राप्त है, मध्य बिंदु से और ये जो लंबवत यम निकाले हैं इससे, यानी -2,9 से रेखा का समीकरण y - y1 = m x - x1, इस पे आप सॉल्व करिए तो आपका ये समीकरण आपको प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आप ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है तांबे के छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर, सेल्सियस ताप से का रैखिक फलन है, एक प्रयोग में यदि L बराबर कितना दिया गया है 124.942, जब C बराबर कितना दिया गया 20 और L बराबर 125.134, जब C बराबर 110 हो तो L को C के पदों में व्यक्त करिए। कह रहा है L को C के पदों में व्यक्त करिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे L1 Y1 L1, ये देखिए कहाँ है, ये रैखिक समीकरण पे ये L1 है, इसको L1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं, और इस C को मान लेते हैं C1 और इस C को C2 मान लेते हैं। अब ये देखिए कितना है L1 को मान लेते हैं Y1 मानेंगे कितना लिखेंगे 124.942। Y2 आपको कितना लिखेंगे, Y2 आपको दिया है ये, इसको आप L1 को माने हैं Y1 और L2 को आप माने हैं Y2, तो कितना दिया गया है आप लिखेंगे 125.1, ये हो गया। बात को गौर से सुनेंगे, L1 को हमने Y मान लिया, L2 को हमने क्या मान लिया, Y2 मान लिया। अब रही बात C कहाँ है, C1, ये C1 को हमने क्या माना है x1, तो x1 की वैल्यू कितना लिखेंगे आप लिखेंगे 20, और C2 को हमने माना है x2, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है 110 दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने यहाँ लिखा L2 बराबर कितना है, ये है, और यहाँ हमने लिखा क्या L1 बराबर हमने मान लिया Y1 और L2 बराबर मान लिया Y2, और जो C1 यानी C2 दिया था तो एक को x1 मान लिया, एक को x2 मान लिया। तो आपने देखा कि आपको एक समीकरण एक बिंदु प्राप्त हुआ। बिंदु का मतलब आपके कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, जैसे देखिए आप क्या लिखते हैं, यही तो लिखते हैं, पहले आपको x आता है, पहले y आता है, x1 y1 और उसके बाद लिखते हैं x2 y2, यही तो दो बिंदु लिखते हैं। अब देखिए x1 की वैल्यू अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे 20, और y1 की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो कितना बताएंगे आप 124.942, ये हो गया। अगर x2 की वैल्यू पूछते हैं तो क्या बताएंगे, x2 की वैल्यू आप बताएंगे 20, और y2 की वैल्यू पूछेंगे तो कितना बताएंगे 125.34। ये बात को गौर से सुनेंगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी भाषा में इसमें आप यम निकाल दीजिए। जब यम निकालेंगे तो क्या होगा, यम बराबर आप लिखते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही तो लिखते हैं। अब यहाँ से यम लिखिएगा, y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, y2 की वैल्यू आपको ये दी गई है, यहाँ लिखेंगे कितना 125.134 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी गई है 124 दी गई है, दशमलव कितना दिया गया 942 बटे x2 की वैल्यू कितनी दी गई, x2 की वैल्यू आप लिखेंगे 110,
माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी गई, 20 दी गई। अब आप इसको घटा लीजिए, घटाएंगे कितना आएगा, चलिए मैं यही थोड़ा सा लिखता हूँ, 125.134, फिर कितना लिखेंगे 124.942, ये 4 में से 2 गए 2 हो गया, ये बचा कितना आप बताएंगे 13 बचा, ये 13 बचा। यहाँ 13 में से ये इसको 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यही तो हुआ। अब इसके बाद आप घटाएंगे पुनः, यहाँ बचा कितना, आप इसको घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना, ये इधर से उधार गया बना का 10, 10 में से 9 गए कितना आएगा 1, यहाँ आपका दशमलव हो गया, यहाँ बचा 4 जीरो हो गया, ये इधर जीरो आ जाएगा। आपको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, आप बताएंगे हमको वैल्यू प्राप्त हो गई, इसको हमने घटाया 0.192। अब ये देखिए इसको घटाना है, 110 में से 20 को घटाना है, 0 में से 0 गए 0, ये बना 11, 11 में से 2 गए कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया, यम की वैल्यू आपने देखा कितना प्राप्त हो गई, यम की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 0.192/90। यहाँ तक तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, ये यम की वैल्यू हो गई, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला, चलिए फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला जो आप पढ़ते आए। फार्मूला क्या है, आप लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, यही फार्मूला लगा दीजिए। अब ये बताइए इसमें आपको कुछ और कहा है, क्या कहा है, इतना हो तो यल को c के पदों में व्यक्त करिए। अब ये बताइए जो y है, y को हम क्या माने हैं, यल माने हैं ना, तो इस y के स्थान पे यल लिख दीजिए। और ये क्या है, y1 है, y1 को हमने क्या माना है, यल1 माना है। यम को आप ऐसे लिखिए, यक्स को आप क्या माने, यक्स को आपने सी माना है, तो यहाँ सी लिखते हैं। ये c1 है तो इसीलिए यहाँ क्या x1 है, तो x1 के स्थान पे आप सी उपयोग कर सकते हैं। बात को पुनः सुनेंगे, ये तो आपका सूत्र है। अब देखिए हमने y1 को माना था, यल1 माना था, ये y है तो y को हम यल मान सकते हैं। यम को यहाँ ऐसे लिखा, x1 को हमने माना था c1 और ये x है तो x को हम क्या मान सकते हैं, c मान सकते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ लिखेंगे यल माइनस यल1 की वैल्यू कितनी है, यल1 की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे कहाँ गया यल1, ये यल1 है यानी y1 का मान ही यल1 है। यहाँ से देखिए लिखेंगे कितना 124.942 इक्वल टू यम का मान कितना है, आप लिखेंगे 0.192 बटे कितना लिखेंगे 90, और कोष्टक में क्या लिखेंगे सी लिख लेते हैं माइनस c1 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 20। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ आपको कुछ करना है नहीं, ये यल है और इसका आप इसमें गुणा करेंगे, तो चलिए यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यल बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.192 बटे कितना लिखेंगे 90, पुस्तक में क्या लिखेंगे सी माइनस कितना लिखेंगे 20। अब इसको उठा लाएंगे इधर करेंगे कितना लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे आप 124.942, ये हो गया। यानी यहाँ आप दशमलव भी के पहले जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत आपको है नहीं, आपको यही आंसर प्राप्त हो गया। यल बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया ये। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए और बाकी आपका हो गया। बस यही इतना कहा था, यही आप इसको छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, पढ़ने में बड़ा है लगाने में, आप उसको पढ़ किए और पढ़ने के बाद उसको समझिए। हमने वैसे वैसे किया, सारी चीजें प्रदर्शित कर दिया, बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु प्राप्त होने के बाद हमने प्रवणता निकाल लिया, प्रवणता निकालने के बाद हमने क्या किया, एक रेखा और यम
से होकर जाने वाली रेखा का फार्मूला लगा दिए, उसके बाद सारी चीजें आपको प्राप्त हो गई। चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का मतलब आप कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध, एक दूध बेचने वाला है, प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। 980 लीटर के दूध को 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच रहा है और 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। 1220 लीटर जो दूध है वह 16 रुपए प्रति लीटर बेचता है। आगे चलिए, बेचता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। अब ये बताइए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का मतलब आपका ये है, पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए। अब कहोगे चतुर्थांश से इसका क्या लेना देना है, तो इसमें आपको देखिए लिखा है रैखिक मानते हुए। रैखिक मानते का मतलब ये हुआ आप इसको ऐसे बनाएंगे, फिर आप इसको ऐसे करेंगे, फिर आप ऐसे कर दीजिए इसको, ये चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश में अगर इसकी बात करेगा तो ये होगा, और यहाँ बिंदु का कोई निर्धारण किया है, आप बताएंगे बिंदु का कोई निर्धारण नहीं किया है। तो चलिए इस बिंदु को हम P मान लेते हैं और P बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, ये देखिए पहले कितना लिखा गया 14 रुपए प्रति लीटर, और 14 रुपए प्रति लीटर है, 14 रुपए में 1 लीटर बेचता है, तो ये आपको कितना दिया गया 980 लीटर दूध है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 980 लीटर, ये एक बिंदु हो गया। फिर अगला बिंदु क्या कह रहा है, कितने रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है, 1220 लीटर दूध 16 रुपए प्रति लीटर बेचता है, यानी 1220 लीटर जो दूध है उसको 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचता है। तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 16 कामा कितना लिखेंगे 1220, ये हो गया। आगे फिर कह रहा है भाव से बेचता है, विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रैखिक मानते हुए। रैखिक का मतलब यही तो हुआ आपका, एक सीध में मानते हुए यह ज्ञात कीजिए प्रति सप्ताह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर बेचेगा। यानी अब की बार पैसा दे दिया है लेकिन लीटर नहीं दिया है कि कितना लीटर दूध है कि जो वह 17 रुपए लीटर बेचेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अगला बिंदु मान लेंगे 17 कामा क्या मान लेंगे y। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ P हो गया, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे R। अब ये आप एक का ऐसे चलता रहेगा। रैखिक का है तो रैखिक आप इसको बना लीजिए। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, करना आपको कुछ नहीं है, PQ और QR का ढाल निकाल लीजिए। ढाल आप समझ रहे हैं, लिखेंगे रेखा PQ और QR का ढाल। तो ढाल क्या होता है आप बताएंगे, M बराबर क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यही लिखेंगे ये। अब देखिए इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, और उसके बाद फिर जब इस और इस बिंदु में चलेंगे इसको x1 y1, इसको x2 y2। समझ में आई बात कि नहीं? आप इसको इस तरह से मान के सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। यहां से देखिए ये बिंदु में PQ में इसको क्या मानेंगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2। अब जब ये बिंदु और ये बिंदु चलेगा इसको x1 मानिएगा, इसको y1, और इसको x2, इसको y2। समझ में आई बात? चलिए पहले हम PQ का निकालते हैं ढाल। PQ का ढाल निकालेंगे, y2 क्या है
y2 आप लिखेंगे 12 20। y1 कितना लिखेंगे, y1 आप लिखेंगे 980 बटे x2 क्या है, x2 16 है, x1 कितना है 14 है, इक्वल टू y2 पुनः लिखेंगे, y2 कितना है ये 12 20 है, 12 20, y1 कितना है 980, यही तो है। नहीं, अब देखिए ये तो आपका PQ का हो गया। अब आइए Q और R में, QR रेखा का भी ढाल निकालना है ना। अब इसमें y2 क्या है, y है, ये देखिए y2 लिखा गया है, हमने कहा y2 तब ये माने जब रेखा QR ले, समझ रहे हैं बात को। यहाँ क्या लिखेंगे, y2 की वैल्यू y है माइनस y1 की वैल्यू क्या है, आप यहाँ लिखेंगे 12 20 बटे x2 क्या है, x2 आप लिखेंगे 17 माइनस x1 कितना है, x1 आपका हो जाएगा 16। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पुनः सुनेंगे, जब PQ लेंगे तो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। देखिए हमने ऊपर लिख दिया, लेकिन जब QR रेखा लेंगे, QR का ढाल निकालेंगे तो इसको देखिए हमने नीचे लिख दिया x1, इसको लिख दिया y1 और इसको लिख दिया x2, इसको लिख दिया y2, यही तो हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर डालिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको घटाएंगे, यहाँ 0 में से 0 गए आपका कितना प्राप्त होगा 0। अब यहाँ कितना बना ये 12, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ कितना बचा आप बताएंगे, यहाँ बचा 1 और ये इधर गया बना 11, 11 में से 9 का कितना होगा 2, ये 240 आ गया। अब 16 में से 14 को घटाएंगे कितना होगा 2 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे y माइनस 12 20 लिखेंगे बटे इसको घटाएंगे 1 आ जाएगा, 17 में से 16 घटाएंगे आपको कितना प्राप्त होगा 1। अब इसको आप सरल कर दीजिए, घटाएंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4, कितना हो गया 120। यहाँ लिखेंगे y माइनस कितना लिखेंगे 12 20 बटे क्या लिखेंगे 1, नहीं तो रहने दीजिए। अब देखिए कितना लिखा गया है 12 20 लिखा गया है, इसको उठा लाइए इधर कर दीजिए, जब इधर करेंगे तो लिखेंगे 12 20 इक्वल टू कितना लिखेंगे y। अब देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर इस 2 को इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये इतना हो गया। y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे y बराबर 1340 प्राप्त हो गया। यानी y ये y क्या प्राप्त हुआ, y जो है 1314 लीटर, 1314 लीटर ये आपको क्या प्राप्त हुआ, दूध प्राप्त हुआ, जो आपको बेचेगा कितने भाव से। यहाँ जो हम बिंदु लिखे थे 17 कामा कितना y लिखे थे, तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई कितना 1314, यानी 1314 लीटर के दूध को वह कितने प्रति लीटर बेचेगा, 1314 लीटर के दूध को वह बेचेगा 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से, 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचेगा दूध को। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा था, थोड़ा पढ़ने में अटपटा सा महसूस हो रहा था, लेकिन आप एक बार जब आप लगाएंगे इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे हमने किया इसी तरह से आप बनाइएगा, बनाने के बाद एक को आप x मान लीजिएगा, एक को y मान लीजिएगा, फिर जब x y मान लेंगे तो एक को x1 मानिएगा, एक को y1 मानिएगा, फिर x2 मानिएगा, y2 मानिएगा, फिर दोनों का आपको क्या निकालना है, प्रवणता निकालनी है। तो वो देखिए वो सब सारी चीजें हमने यहाँ कर दिया, तो आप उसको देखिए समझिए। क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में जब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है अक्षों के बीच। अब देखिए यहाँ अक्ष की बात कर दिया, किसकी बात किया आप बताएंगे, अक्ष की बात। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P A, B है, दिखाइए कि रेखा का समीकरण x/a + y/b = 2 होता है। ये है, पहले आप चतुर्थांश बना लीजिए। चतुर्थांश हम ये देखिए आपको बना दे रहे हैं, ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया। फिर कह रहा है अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब अक्षों के बीच की बात कर रहा है। अब देखिए इस अक्ष से इस अक्ष के बीच एक रेखा खींच देते हैं,
और इसी रेखा अक्षों के बीच एक रेखाखंड कह रहा है, तो रेखाखंड हमने खींच दिया। अब इसी अक्षों के बीच एक बिंदु है, वह बिंदु क्या है, पी है। ये देखिए मध्य बिंदु यहाँ पी कर देते हैं, पी हो गया। और इस पी बिंदु का निर्देशांक कितना दे रहा है, ए कामा बी दे रहा है, यही दे रहा है। तो कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब बताइए रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे, रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा, अगर ये किसी का मध्य बिंदु होगा, किसी का मध्य बिंदु है तो कोई बिंदु भी होगा, कोई बिंदु होगा, उसी का तो ये मध्य बिंदु होगा। जब दो बिंदु दिए रहेंगे, दोनों बिंदु को जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग करेंगे तभी तो मध्य बिंदु निकलता है। आप बताएंगे हाँ तभी निकलता है। अगर हम इस दिशा में चलते हैं, x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में x का निर्देशांक क्या होता है, आप बताते हैं कि x कामा 0 होता है। इधर जब आते हैं x कामा 0 होता है। अगर y की दिशा में चलते हैं तो 0 कामा y होता है, यही तो होता है। अगर थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं x अक्ष की दिशा में a दूरी चलते हैं, x की दिशा में a दूरी चलते हैं ये, अब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका निर्देशांक होगा a कामा 0, यही तो होगा a कामा 0। यहाँ तक आप सारी चीजें समझ रहे हैं, a कामा 0 हो गया। अगर फिर हम यहाँ से यहाँ तक b दूरी चलते हैं, b दूरी चलते हैं, तो इसका निर्देशांक आपको क्या होगा, आप बताएंगे इसका निर्देशांक 0 कामा b होगा, यही तो होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है ना। अब देखिए इस x अक्ष पे a दूरी था तो इसका निर्देशांक a कामा 0 हो गया। मूल बिंदु से y दूरी पर, y वाले रेखा पे दूरी कितना था, b था, तो इसका निर्देशांक 0 कामा b हो गया। अच्छा ये बताइए, अब ये तो आपको समझ में आ गया था x कामा 0 क्यों हमने लिखा था, जब x अक्ष पे चल रहे थे। यहाँ हम चल रहे थे y अक्ष पे तो 0 कामा y हमने लिखा था। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यही आपको थोड़ा से और ध्यान देने की बात है, इस बिंदु का मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान। किसका किसका लिखेंगे, यहाँ आप नामकरण करना चाहते हैं तो P है, यहाँ Q लिख दीजिए, यहाँ R लिखेंगे। OB, सॉरी क्या लिखा गया, ये बिंदु लिखेंगे किसका किसका, 0 कामा B और A कामा 0 का मध्यमान क्या होगा, लिखेंगे O 0 कामा B और A कामा 0 का मध्यमान। मध्यमान क्या होगा, लिखेंगे यहाँ मध्यमान क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, यही तो होता है। और क्या होता है, y1 y2 बटे 2, यही तो होता है। आपको आप बताएंगे हाँ यही होता है। अच्छा इन दोनों का मध्यमान क्या दिया गया है, a कामा b दिया है, तो अगर हम x का लेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बताएंगे a, मध्यमान क्या दिया गया है, a दिया गया है। x1 की वैल्यू कितनी है, चाहे आप इसको x1 मानिए चाहे इसको मानिए, उससे कोई दिक्कत आपको है। तो चलिए x1 हम 0 को मान लेते हैं, प्लस x2 किसको मानते हैं, a को मानते हैं, बटे क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे a। अब ये बताओ a क्यों लिखा गया यहाँ, क्योंकि a कामा 0 और 0 कामा b का मध्य बिंदु जो है a कामा b, तो इसीलिए मध्यमान को हमने a लिख दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, a बटा 2 लिख देते हैं, 0 में a जोड़ेंगे तो a ही होगा। अब यहाँ स्मॉल a के नीचे 1 मानेंगे और स्मॉल a का गुणा कैपिटल A में करेंगे, तो ये बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2a। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आपने मध्यमान का फार्मूला लगाया, मध्यमान का x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। अब देखिए x का जब पार्ट लिया तो a लिया, जब y का मध्यमान निकालेंगे y का तो क्या लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, मध्यमान के स्थान पे b करेंगे, क्योंकि इस रेखा का इस बिंदु का मध्यमान a कामा b है। तो हमने जब a लिया तो ये x वाला पद लिया, जब b ले रहे हैं तो कौन सा पद लेंगे, तो जब b ले रहे हैं तो हम y वाला पद लेंगे। तो y वाला पद क्या लिखेंगे, y1, चलिए y1, ये y1 है, y1 की वैल्यू क्या मान देते हैं,
अब हमने इसको क्या माना था x1, अब इसको वहां y1 मान लेते हैं। b प्लस कितना लिखेंगे 0 बटे कितना लिखेंगे 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा b बटा 2, ये हो गया। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो b बराबर कैपिटल B बराबर लिखेंगे स्मॉल 2b, ये आपको b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब ये आप थोड़ा सा यहाँ बताइएगा, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना था, अक्ष दिया गया था, अक्ष का एक रेखा दिया गया था और रेखा का मध्य बिंदु दिया था। तो ये बिंदु आपने x अक्ष पे आपने दूरी ले लिया, माना x अक्ष पे a दूरी और y अक्ष पे b दूरी। यहाँ आप लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, माना x अक्ष पर क्या लिखेंगे a दूरी और y अक्ष पे क्या लिखेंगे b दूरी। ये देखिए यही हमने लिखा, जब दूरी लिख दिया, ये x अक्ष पे a दूरी y अक्ष पे b दूरी, तो दोनों का निर्देशांक a कामा 0 और 0 कामा b हुआ। तो इन दोनों की सहायता से हमने मध्य बिंदु निकाला। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 बटे x2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए ये तो सूत्र था, हमने मध्यमान निकाला पहले x का, x1 धन x2 बटे 2, तो इसका मध्य बिंदु a है, तो हमने यहाँ a का उपयोग किया, फिर इसके तिर्यक गुणा किया, ये प्राप्त हुआ। फिर y का हमने निकाला तो b लिखा, यहाँ b लिखा 0 प्लस b प्लस 0 बटे 2 हो गया, फिर तिर्यक गुणा किया, b बराबर आपको इतना प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको अब कुछ नहीं करना है, करना यही है कि आप इसमें अंतःखंड रूप का फार्मूला क्या होता है, अंतःखंड का मतलब समझ रहे हैं, अंतःखंड रेखा का समीकरण क्या होता है, लिखेंगे अंतःखंड रेखा का समीकरण क्या होता है, आप जानते हैं x अपान a होता है प्लस y अपान b होता है, इक्वल टू क्या होता है 1, यही तो होता है। आप यहाँ स्मॉल a भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ आपका स्मॉल a होगा, a का गुणा करेंगे ये होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2a, ठीक है। अब देखिए यहाँ x अपान a प्लस y अपान b, यहाँ आप स्मॉल a भी लिख सकते हैं, स्मॉल b भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकाला है, तो इसीलिए हमने आपको ये लिखा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए लिखेंगे x अपान a का मान कितना निकाला है आपने 2a निकाला है, प्लस y b की वैल्यू आपने कितना निकाला है 2b इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर यहाँ पूछेंगे x के साथ किसका गुणांक है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे इसके साथ 1 का गुणांक है। अगर x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा, 1 का गुणा y में करेंगे तो y होगा। तो अगर हम आपसे पूछते हैं ऊपर अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, तो आप बताएंगे हम ऊपर अगर कॉमन ले सकते हैं तो हम 1 बटा, यहाँ देखते हैं 2 और ये 2 कॉमन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 को कॉमन करेंगे 1 बटे 2 को, तो x अपान आपका a आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा y अपान कितना आएगा b इक्वल टू कितना होगा आपका 1। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा इसके नीचे आप 1 मान, अब 1 का गुणा इस पूरी राशि में ऊपर कर दीजिए, इस 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, पुनः समझेंगे ये 2 जो था हर में था, 2a 2b हर में था, तो हमने कॉमन कर लिया, अभी भी ये हर में है, जब हर में है तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इधर दाएं पक्ष में जब आएगा तो ये अंश में हो जाएगा। तो चलिए 1 का गुणा इस पूरी राशि में करते हैं, तो लिखेंगे x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू इस 2 का गुणा इसमें करते हैं, यहाँ 2 हो गया। आप ये बताइए, यही तो आपको सिद्ध करना था, ये आइए यहाँ देखिए यही आपको सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर ये सोचे कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को ना देखकर हम सीधे डायरेक्ट 13 को देखें या 17 को देखें, तो ऐसे थोड़ी ना समझ में आएगा। आप हर वीडियो को क्रमवाइज आप देखते चलिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक दूसरे से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं,
आप जब भी इच्छा हो तभी आप उसको देखिए, लेकिन आप ये इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ भी सकता है, आया भी है कई बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और इसमें कहीं भी कोई भी समस्या हो इस क्वेश्चन में, यानी 13 से लेके 17 तक, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को मैं पुनः लेकर बताने का प्रयास करूँगा। और आपका भी कुछ दायित्व बनता है, वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिए। अब अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद।